कंगारू जानवरों की दुनिया में अपने लड़ाकू मिजाज के लिए सबसे बदनाम है। अगर आपका सामना भी कभी अचानक इससे हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपके मन में सबसे पहला ख्याल ये हरकत करने का तो नहीं आएगा भाई। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के ने सच में उस कंगारू के मुंह पर मुक्का मारा। मुझे यकीन है कि आपने कभी इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चौंका देने वाले इस मुकाबले के बारे में और दूसरे अजीब और एकदम गजब के नजारों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और तैयार हो जाइए थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ के अगले एपिसोड के लिए। इंसान और पक्षियों में बहुत कम चीजें मिलती जुलती हैं। वो उड़ सकते हैं, हम नहीं। वो अंडे देते हैं और हमारे पास बच्चे होते हैं। उनके पंख हैं और हमारे शरीर पर बाल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, पर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। दोस्तों, देखा आपने कि कैसे उस बर्ड का सिर बिल्कुल नहीं हिल रहा था, चाहे उसके शरीर का बाकी का हिस्सा कितना भी हिल रहा हो। इस बेहतरीन कंट्रोल का सीधा कनेक्शन उसकी नजरों से है। जानवर बहुत इधर उधर घूमते हैं, लेकिन नजरें तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब वो एक जगह टिकी हों। हमारी आंखों के रिसेप्टर्स चेंज पर धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स की तेज स्पीड से इमेज धुंधली हो जाती है। जैसे कि फिल्मों में पैनिंग शॉट धुंधले होते हैं। अगर बैकग्राउंड स्टिल होता है तो मोशन को देखना आसान हो जाता है, जैसे कि एक चूहा जमीन पर दौड़ रहा हो या कोई जंगली जानवर पास आ रहा हो। तो आपकी आंखों को भी स्थिर रहना चाहिए। जब भी सिर हिलता है तो इंसान अपनी आंखों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर उसे कंट्रोल कर सकता है। मतलब आपकी आंखें अपने आप आपके सिर के घूमने के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पक्षी अपने शरीर के हिलने डुलने पर अपनी आंखें स्टेबल रखने के लिए अपने पूरे सिर को स्टेबल रखते हैं। डायनासोर जैसी लंबी गर्दन के कारण पक्षियों की चाल के कई रूप होते हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो जो कुछ भी देखते हैं उसकी एक स्टेबल इमेज को पाने के अलावा उनके शरीर के हिलने डुलने की भरपाई करने के लिए उनके सिर का इस्तेमाल कितना ज्यादा जरूरी है। आप मर्सिडीज बेंज के इस पुराने कमर्शियल को देखकर ये बात समझ जाएंगे, जिसमें कुछ मुर्गियों को ऐसे ही फोकस करते हुए दिखाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसानों के लिए इस तरह चलना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये मुश्किल जरूर है। ये पक्षियों के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना हमारे लिए आंख झपकाना होता है। हालांकि आप भी इसे अभी आजमा सकते हैं। तब तक के लिए क्यों ना उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स पर ध्यान दिया जाए और उनको क्लिक किया जाए, और हाँ, उस बेल आइकन को भी, ताकि आप हमारी किसी भी अमेजिंग वीडियो को मिस ना कर दें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आप इस वीडियो में क्या देख रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको साइंस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है तो आपको कुछ अंदाजे लगाने पड़ेंगे। असल में ये एक बुलबुले के किनारे पर तैरते हुए एक टार्डिग्रेड का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब क्या था तो जरा सुनिए। आपने टार्डिग्रेड्स के बारे में नहीं सुना होगा। इनकी लंबाई 0.05 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर जितनी होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ एक साइंटिफिक माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। लंबा मोटा शरीर, ऊपर उठा हुआ सर, 8 पैर और हाथ पर 4 पंजों के साथ टार्डिग्रेड्स थोड़े भयानक और अजीब तरह से प्यारे होते हैं। शायद इसलिए उनको वाटर बेयर और मॉस पिगलेट का नाम भी दिया गया है। अगर आप इनके बारे में जानकर हैरान नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये मरते भी नहीं है। ये इस दुनिया की इकलौती ऐसी स्पीशीज हैं जो कि आउटर स्पेस में भी रह सकती है। हालांकि टार्डिग्रेड्स लगभग कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वो पानी के नीचे मिट्टी में काई के गीले टुकड़ों पर या दूसरी गीली जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हार्वर्ड माइक्रोबियल साइंसेस इनिशिएटिव के रिसर्चर्स में से एक स्कॉट चिमिलेस्की, जिन्होंने इस स्पेशल टार्डिग्रेड का वीडियो बनाया था, उन्हें पता नहीं कि क्यों ये एक बुलबुले के चारों तरफ तैर रहा था, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वो सरफेस टेंशन के कारण वहां पर फंस गया होगा, या हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुत्तों से प्यार करने वालों के पास बिल्लियों के बारे में कहने के लिए बहुत सी नेगेटिव बातें होती हैं। उन्हें लगता है कि बिल्लियां आलसी, दुष्ट और चालाक होती हैं, लेकिन कोई भी इस बिल्ली के बारे में कुछ भी बुरा कैसे कह सकता है? नहीं भाई, इस बिल्ली में कुछ भी अजीब नहीं है, सिर्फ उसकी आंखें जरा सी छोटी हैं। इसका नाम हम्फ्री है, उर्फ टिम्की द कैट, और ये एक टिकटॉक सेलिब्रिटी भी है। ये और इसका भाई एडगर दोनों एक जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जिसे माइक्रोफ्थाल्मिया कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से आंखों का शेप खराब हो जाता है और आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उनसे बेहद प्यार और देखभाल करने वाली उनकी मालकिन लोला उनसे पहली बार 2017 में मिली थी, जब वो पास के एक एनिमल शेल्टर में गई, लेकिन वो उस समय सिर्फ हम्फ्री को ही गोद ले सकती थी। नन्ही आंखों वाली उस बिल्ली को एडजस्ट करने में बिल्कुल देर नहीं लगी, लेकिन लोला अभी भी अपने दिमाग से एडगर के विचार को नहीं निकाल सकी। लेकिन फिर
2018 में उसने उस एडॉप्शन सेंटर को कांटेक्ट किया जहां एडगर रह रहा था, फिर उसे भी गोद ले लिया। माइक्रोफ्थाल्मिया के कारण एडगर की एक आंख को निकालना जरूरी हो गया था। दोनों भाई बिना पलकों के पैदा हुए थे, जिससे उन्हें साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन दोनों भाइयों की ये प्यारी जोड़ी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। हम सब ये जानते हैं कि इंसान पानी के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिंदगी के साधारण सुखों के रूप में इसे कितना कम महत्व दिया जाता है? इस दुनिया में पानी 380 करोड़ सालों से मौजूद है। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि ये कितने समय पहले की बात है। जरा देखिए, ये एक ऐसा कमाल है जो चीजों को देखने के हमारे नजरिए को बदल देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वो फंसा हुआ पानी है जो लाखों सालों से इसमें फंसा हुआ है। इसकी आउटर केसिंग जो एक पत्थर या शेल जैसी दिखाई देती है, उसे एनहाइड्रो एगेट कहा जाता है। जो लोग साइंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि एगेट शब्द का इस्तेमाल कैल्सेडनी और कॉर्ड से मिलकर बनने वाले पत्थर के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से वॉल्केनिक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर बनते हैं। कभी कभी गैस या लिक्विड के छोटे बुलबुले क्रिस्टल के अंदर फंस जाते हैं और फिर एनहाइड्रो एगेट्स के रूप में जाने जाते हैं। एनहाइड्रोज हमेशा बनते रहते हैं। इनके कुछ नमूने इयोसीन युग के हैं, जो लगभग 560 लाख साल से 339 लाख सालों तक बरकरार थे। भाई, क्या मैं अकेला हूँ जो ये सोच रहा है कि इसका स्वाद कैसा होगा? कैमोफ्लेज एक ऐसा आर्ट है जिसमें कई जानवरों को महारत हासिल है, लेकिन 6 आंखों वाली रेत की इस मकड़ी से बेहतर हाइड एंड सीक टीम ढूंढने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि मकड़ियां तो हर वक्त हमारे घरों के अंदर छुपी रहती हैं, लेकिन जरा इसको देखिए दोस्तों, ये अद्भुत मकड़ी कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से मिट्टी में गायब हो जाती है, जैसे कि कोई 8 पैरों वाला जादू। ये थोड़ी डरावनी लगती है, पर इसे देखकर किसी को भी ऐसा लग सकता है। 6 आंखों वाली ये स्पाइडर जो अफ्रीका, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के रेगिस्तानों और जंगलों में रहती है, वास्तव में दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक है। बात यह है कि वो बहुत ही शर्मीली होती है। गुस्सा दिखाने के बजाय मकड़ी खुद को रेत में दबा लेती है और शिकार पर घात लगाकर तब हमला करती है जब वो उसके बहुत करीब आ जाता है। रेत के कण उसके पेट की त्वचा से चिपक जाते हैं, जो नेचुरल कैमोफ्लेज का काम करते हैं। इस वीडियो में दिख रही मकड़ी असल में कैलिफोर्निया के मुरिएटा की रहने वाली किसी की पालतू मकड़ी है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि वो अजीब भी है और क्यूट भी? अगस्त 2020 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, जिसमें बहरीन के राजा हमद बिन ईसा बिन अल खलीफा को अपने 8 फुट के रोबोट बॉडीगार्ड के साथ दुबई पहुंचते हुए दिखाने का दावा किया गया था। कहा जाता है कि वो रोबोट 6 भाषाएं बोलता है और 360 डिग्री कैमरास के साथ पिस्तौल से भी लैस है। भाई, इसे देखकर तो किसी के भी मन में डर बैठ जाएगा कि रोबोट्स बस अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना भी आश्चर्यजनक क्यों ना लगे। पर वो एक सच नहीं है। दरअसल बहरीन के राजा के पास 8 फुट का कोई रोबोट बॉडीगार्ड है ही नहीं। इस वीडियो को 2019 में आईडेक्स सिक्योरिटी एग्जीबिशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, जो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में आयोजित किया जाता है। इस वीडियो में यूनाइटेड अरब अमीरात के झंडे का लेबल दिखाई देता है। असल में ये एक पार्शियली मैकेनाइज्ड सूट है, जिसके अंदर एक इंसान परफॉर्म कर रहा है। इसे टाइटन द रोबोट के नाम से जाना जाता है। टाइटन को ब्रिटिश कंपनी जबरस्टीन द्वारा बनाया गया था और इसे दुनिया का पहला कमर्शियल एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट बताया गया है। ये सूट लगभग 8 फीट लंबा है और इसका वजन 60 किलोग्राम है और ये देखने में काफी आकर्षक लगता है। यार, जब मैंने उसे चलते हुए देखा था ना, तो मुझे पता होना चाहिए था कि वो एक असली बॉडीगार्ड नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी रेवियोली डांस देखा है? यार, आप देख लिया है, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल ये बेबी स्टिंगरे हैं, जिन्हें प्यार से पप्स कहा जाता है। इन नन्हे मुन्नों का 2010 में न्यूपोर्ट ऑरेगन में हैटफील्ड मरीन साइंस सेंटर में वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। स्टिंगरे के बारे में आप बहुत से कूल फैक्ट्स नहीं जानते होंगे, जिनमें से एक तो यह है कि ये मछली के रूप में क्लासिफाई होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं। ये उन्हें विवापेरस बनाता है, जिसका मतलब है कि बच्चे माँ के पेट में ही अंडे से बाहर निकलते हैं और अंदर ही डेवलप होते हैं। उसके बाद वो एक बार में 2 से 6 बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने से पहले माँ अपने पेट में एम्ब्रियो को बिना प्लेसेंटा के ही रखती है। बच्चों को उनका न्यूट्रिशन योग सेक्स से मिलता है और सेक्स खत्म होने के बाद माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए यूट्रीन मिल्क देती है। जब वो पैदा होते हैं तो वो पहले से ही छोटे एडल्ट्स की तरह दिखते हैं और पहले से ही अपना बचाव खुद कर पाने की काबिल होते हैं। दोस्तों, याद है वो बहादुर बंदा जिसने कंगारू से मुकाबला किया था? इस पागलपन के पीछे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के 34 साल के ग्रेग टॉकिंस हैं। लेकिन इस पागलपन के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? 15 जून 2016 को शिकारियों के एक ग्रुप ने एक यंग कैंसर पेशेंट को अपने कुत्तों के साथ 100 किलो जंगली सुअर पकड़ने के अपने सपने को पूरा करने में मदद की थी। उस दोपहर उन हाईली ट्रेन्ड डॉग्स में से एक का सामना एक बड़े कंगारू से हो गया,
जो कि 6 फीट लंबा था और उसका वजन लगभग 170 पाउंड था। जैसा कि आप इस भयानक वीडियो में देख सकते हैं, कंगारू ने कुत्ते को गले से पकड़ लिया और उसे छोड़ा ही नहीं। ये देखकर टॉम्किंस ट्रक से बाहर कूद गया और मदद के लिए दौड़ा। कंगारू ने आखिरकार कुत्ते को छोड़ दिया, लेकिन उसका ध्यान तुरंत उस आदमी की तरफ गया जो अब उसके सामने खड़ा था। मौके की जरूरत को देखते हुए टॉम्किंस ने कंगारू की नाक पर एक मुक्का दे मारा, जिससे वो वहां से भाग गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जब ये बताया गया कि टॉम्किंस असल में टारोंगा वेस्टर्न प्लेन्स चिड़ियाघर में एक जू कीपर है, तो उस वीडियो क्लिप पर लोगों ने बहुत नाराजगी जताई। लोगों की सोच से अलग, कंगारू आमतौर पर बॉक्सिंग या पंच नहीं करते। वो अपनी मजबूत पूंछ पर बैलेंस बनाना पसंद करते हैं और अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से लात मारते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के एक्सप्लोरर मार्को फेस्टा बियानकेट के अनुसार, अगर कंगारू ने टॉम्किंस के साथ ऐसा किया होता तो उनकी आंतड़ियां बाहर आ सकती थी या उससे भी बुरा हाल हो सकता था। टॉम्किन के सामने एक मुश्किल फैसला लेने का वक्त था। या तो वो अपने कुत्ते को बचाता और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहता, या अपने प्यारे कुत्ते को कंगारू के हाथों मरते देखता। आपने क्या किया होता? दोस्तों, अगर आपके पास भी दुनिया से शेयर करने के लिए कोई अमेजिंग वीडियो है या फोटो है, तो आप उनको clips@beamaze.com पर सेंड कीजिए और मैं उन्हें आने वाले एपिसोड में शामिल करूंगा। चलिए तो वापस लौटते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे इंसानों को दूर रहना चाहिए, और गर्म उबलता हुआ लावा निश्चित रूप से उनमें से एक है, खासतौर से तब जब आप एक ट्रेंड जियोलॉजिस्ट ना हो। हवाईयन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी के टिम और इस क्रेजी वीडियो क्लिप में एक एक्टिव फोहोई ब्रेकआउट से लावा का नमूना लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है ये स्मूथ और साबुत लावा जिसे आप देख रहे हैं किलोवेआ हवाई का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के नमूने इकट्ठे करना पुओओ विस्फोट में चल रहे ज्वालामुखियों की निगरानी का एक नियमित हिस्सा रहा है। विस्फोट पहली बार 1983 में शुरू हुआ और ये 500 से ज्यादा सालों में किलोवेआ वोल्केनो के ईस्ट रिफ्ट जोन से निकलने वाला सबसे लंबा और सबसे ज्यादा लावा है। तो भाई, सैंपलिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले जियोलॉजिस्ट इस तरह के छोटे अलग थलग आउटब्रेक्स की तलाश करते हैं और बेहद सावधानी से ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर वो लावा को बुझाने के लिए पानी की एक बाल्टी में लावा रखने के लिए एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार किलोवेआ के लावा का विस्फोट तापमान लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। लावा इतना गर्म होता है कि सेफ्टी ग्लव्स पहने होने के बावजूद आपका हाथ आसानी से जला सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द उठाया जाता है और सॉलिड नमूनों को पैक करके लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। लावा केमिस्ट्री की मदद से मैग्मा प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। रेगुलर सैंपलिंग से लावा में हुए बदलाव का लंबा रिकॉर्ड देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही झुलसता हुआ काम है मेरे भाई। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गोल्ड फिश की जिंदगी कितनी बोरिंग होती होगी, या इससे भी बदतर, जहां एक तालाब में एक मछली के पास ऐसा कोई टैंक ना हो जिससे दुनिया को देखा जा सके। तालाब के ऊपर एक फ्लोटिंग फिश टैंक बनाकर कुछ स्मार्ट लोगों ने उस छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। ये उल्टे एक्वेरियम मछली को किनारे के ऊपर से देखने की सहूलियत देते हैं, और ये विशेष रूप से कोई तालाबों में बहुत मशहूर है। ये सब एयर प्रेशर के पावर से पॉसिबल होता है। आप एक कप में पानी भरकर एक प्लेइंग कार्ड को उसके ऊपर रखकर फिर उसे उल्टा करके इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स लगातार हर पॉसिबल डायरेक्शन में चीजों को पुश करते हैं, इसलिए पानी बाहर नहीं निकल पाता। कप के अंदर हवा नहीं थी, इसलिए अंदर का बाहर सिर्फ पानी से आ रहा था। कार्ड के नीचे की हवा उसी समय कार्ड में ऊपर की तरफ जा रही थी। इस वजह से ऊपर की तरफ का दबाव, जो पानी के नीचे के दबाव से बहुत ज्यादा था, चमत्कारिक रूप से पानी को कप में रख रहा था। जरा इस बड़े से उल्टे एक्वेरियम को देखिए, ये एक हाई राइज फिश होटल की तरह लग रहा है ना? दोस्तों, इन दोनों फैशन एक बहुत ही बड़ी बात है। लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क और पेरिस में बड़े पैमाने पर फैशन वीक हर साल लाखों दर्शकों को आकर्षित करते हैं। ये हर किसी को पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर एक परफेक्ट मॉडल के बजाय बतख कैटवॉक कर रही हो? आप माने या न माने, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ये सपना एक सच्चाई है, जहां हर साल सिडनी रॉयल ईस्टर शो में बेहतरीन कपड़े पहने हुए बतख हर किसी का दिल जीत लेते हैं। पाइड पाइपर डक शो, उसमें वो शानदार स्टाइल में कैटवॉक करते हैं। इस मनमोहक नजारे को, जो कि सबसे बड़ी खासियतों में से एक माना जाता है, जिसे देखने में हर साल लगभग 9 लाख लोग आते हैं। इस यूनिक इवेंट को पिछले 3 दशकों से ब्रायन हैरिंगटन द्वारा चलाया जा रहा है। वो एक ऑस्ट्रेलियन फार्मर हैं, जो एक प्रोफेशनल ड्रेसमेकर के साथ मिलकर काम करता है, जो हर बतख को एक स्पेशल थीम में फिट करने के लिए पर्सनली उसे स्टाइल करता है। वो पहले से ही डे वेयर, इवनिंग वेयर, ब्राइडल आउटफिट, 1800 के पीरियड गाउन और बहुत कुछ बनाकर डक्स पर स्टाइल कर चुके हैं। भाई, मेरी राय में तो
नाओमी डगबेल और कैंडल क्विकर कभी भी इससे बेहतर नहीं दिखे। दोस्तों, पिज्जा सबको पसंद होता है ना? अमेरिका में हर सेकंड पिज्जा के लगभग 350 स्लाइस खाए जाते हैं और ये सिर्फ मेरे किचन से बनकर निकले हुए पिज्जा की गिनती है। आप मिनटों में शहर भर के किसी भी पिज्जा जॉइंट से सीधे अपने घर के दरवाजे तक पिज्जा मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, मैं सिर्फ कार या बाइक से इसे पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप अपनी पिज्जा को ऑर्डर करके पानी के नीचे भी डिलीवर करवा सकते हैं। फ्लोरिडा के की लार्गो में जूल्स अंडर सी लॉज के लिए पानी के अंदर पिज्जा डिलीवरी मैन के रूप में रॉब डॉयल की नौकरी दुनिया की सबसे अनोखी नौकरियों में से एक है। वो अपने स्कूबा गियर को पहनकर पिज्जा को एक वाटर टाइट बॉक्स में रखता है जो इसे गर्म और ताज़ा रखता है और इसे सीधे मेहमानों तक पहुंचाने के लिए पानी के नीचे गोता लगाते हुए वहां पहुंच जाता है। पिज्जा डिलीवरी करने के अलावा रॉब एक पैडी डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी है। जूल्स अंडर सी लॉज दुनिया का एकमात्र पानी के नीचे बना हुआ होटल है जहां स्कूबा डाइविंग करके जाना आपके कमरे तक पहुंचने का इकलौता तरीका है। इसलिए रॉब शायद एक बहुत ही फेमस आदमी है। कौन जानता है, शायद 3000 तक पानी के नीचे की डिलीवरी करने वाली कंपनीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगी अगर हम अब तक इस दुनिया में रहे तो। दोस्तों, क्या आपने कभी एक बड़े अफ्रीकन लैंड स्नेल को गाजर को खुशी खुशी चबाते हुए देखा है? शायद आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। मुझे पता है कि आप अभी क्या सोच रहे होंगे कि स्नेल्स के दांत भी होते हैं क्या? ये सच है कि उनके पास दूसरे जानवरों की तरह सफेद मोतियों जैसे चमकते हुए दांत नहीं होते, लेकिन स्लग और स्नेल में हजारों छोटे छोटे दांतों जैसा एक लचीला बैंड होता है जिसे रेडुला रिबन के रूप में जाना जाता है। लैटिन में रेडुला का मतलब फाइल होता है और असल में यही शरीर का मस्कुलर हिस्सा भी है। स्नेल अपने रेडुला का इस्तेमाल खाने को चाटने और खाने के टुकड़ों को खुरचने के लिए करता है, जबकि स्नेल का जबड़ा खाने के बड़े टुकड़ों को काटता रहता है। रेडुला उन्हें नीचे ले जाने में मदद करता है। ये समझने के लिए कि सिंगल जॉ और रेडुला बैंड कैसा दिखता है, ग्लेनडेल कम्युनिटी कॉलेज के 2 म्यूजियम इंटर्न्स ने एक आम यूरोपियन गार्डन स्नेल को कांच के टुकड़े पर कॉर्न स्टार्च और पानी की एक फिल्म खाते हुए उसका ये फोटो खींचा। इस तरह के बड़े अफ्रीकन लैंड स्नेल की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये सभी तरह के फल और सब्जियां खा लेते हैं। स्नेल का पेट और गट सिस्टम उनके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज को पचा लेता है और उसे एक केमिकल सूप में बदल देता है जिसे स्नेल के टिश्यू अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी वेटर, मेरे लिए एक केमिकल सूप प्लीज। अगर इंसानों के पास सुपर पावर होता तो ये दुनिया और ज्यादा मजेदार होती। अफसोस की बात है कि ऐसा जल्दी होने की कोई संभावना भी नहीं लगती। हालांकि ऐसे कई जानवर हैं जिनके पास ये पावर पहले से ही मौजूद है और हम शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। उदाहरण के लिए इस फायरफ्लाई को देख लीजिए। इतना छोटा सा कीड़ा रात में आसमान को इतनी आसानी से कैसे रोशन कर सकता है? ज्यादा मत सोचिए क्योंकि इस राज को अब मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। जुगनू अपने शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन पैदा करने में सक्षम होते हैं जिससे वो चमकने लगते हैं। ये मेथड शायद बायोल्यूमिनेसेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लाइट तब पैदा होती है जब ऑक्सीजन बायोल्यूमिनेसेंट एंजाइम या लूसीफरेज की मौजूदगी में कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के साथ कंबाइन होता है। फायरफ्लाइज लाइट को पैदा करने के लिए दूसरे जरूरी केमिकल्स में ऑक्सीजन को मिलाकर केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट और एंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब उस कीड़े के लाइट ऑर्गन के अंदर ही होता है जो ऑक्सीजन की मौजूद होने पर रोशनी करता है और ऑक्सीजन के नहीं होने पर रोशनी नहीं होती। ये सब एक लाइट बल्ब से अलग है जो बहुत ज्यादा हीट के साथ साथ लाइट भी पैदा करता है। फायरफ्लाई की लाइट कोल्ड लाइट होती है जिसका मतलब है कि गर्मी की तरह एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर फायरफ्लाई की बॉडी का लाइट पैदा करने वाला हिस्सा अगर एक लाइट बल्ब की तरह गर्म हो जाता है तो ये छोटा सा प्राणी मर जाएगा। सुपर पावर की बात करें तो इस बंदे को इत्मीनान से आसमान में इस इंद्रधनुष को बनाते हुए देखिए। ये खूबसूरत वीडियो यूनाइटेड किंगडम के एक हवाई अड्डे के फायर फाइटर द्वारा ओशकोश स्ट्राइकर फायर ट्रक पर एक टैंक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था जिसमें 11,000 लीटर पानी होता है और इसे 3 मिनट से भी कम समय में डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये सब साइंस की एक सिंगल थ्योरी के कारण है क्योंकि ट्रक में तो आसमान में इंद्रधनुष को बनाने का कोई टैलेंट नहीं होता। इंद्रधनुष 7 रंगों में दिखाई देता है क्योंकि पानी की बूंदें सूर्य के प्रकाश को कलर स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में डिवाइड करती हैं। जैसे ही लाइट पानी की बूंद तक पहुंचती है वो स्लो हो जाती है और झुककर हवा से पानी में चली जाती है। लाइट उस बूंद के अंदर से चमकती है और वेवलेंथ्स या कलर्स को डिवाइड करती है जो पानी की बूंद बनाते हैं। फाइनली लाइट पानी की छोटी बूंद से बाहर निकलती है और वापस हवा में रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। भाई क्या कोई मुझे बताएगा कि मुझे सोने का घड़ा कहाँ मिल सकता है?
दोस्तों, आर्ट को कई रूपों में देखा जा सकता है, लेकिन सबसे खूबसूरत स्ट्रीट आर्ट के बारे में लोगों को कम पता होता है। मैं शहर की सड़कों पर नॉर्मल आर्ट वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बहुत सारे म्यूरल्स की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्डिंग्स को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे कि ये। घबराइए मत, आपने गलती से इस वीडियो की क्वालिटी को 144p नहीं किया है। इनफैक्ट इस आर्ट वर्क को धुंधला देखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे इटली के टोरिनो में कीटा डी कलोरी 2020 या सिटी ऑफ कलर्स 2020 नाम के एक प्रोजेक्ट के रूप में रिकी डिस द्वारा डिजाइन किया गया था। इस इनक्रेडिबल ड्रोन फुटेज में डिस और उनकी टीम को इस बड़ी बिल्डिंग पर म्यूरल बनाते हुए देखा जा सकता है। कलर्स के वो छोटे छोटे से दिखने वाले ब्लॉक्स इतने भी छोटे नहीं है। जब ड्रोन जूम आउट करता है तो म्यूरल के होश उड़ा देने वाले स्किल का पता चलता है और आपको मचान के अंदर पेंटिंग करते हुए लोग नहीं दिखेंगे। भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्लासिक 8-बिट वीडियो गेम स्टाइल के फैंस निश्चित रूप से उसी सड़क पर रहना चाहेंगे जहाँ ये अद्भुत म्यूरल बनाया गया है। क्या आपने कभी पहले पेंगोलिन देखा है? अगर आप एशिया या सब सहारन अफ्रीका में नहीं रहते तो चांस कम ही है कि आपने इन टेढ़े मेढ़े चींटी खाने वाले जमीन पर रहने वाले जानवरों जैसा कुछ भी कभी भी देखा होगा। लेकिन जब आप उनको चलते हुए देखते हैं तो वो और भी ज्यादा अजीब लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये अजीब और गरीब जानवर इंसानों की तरह अपने पिछले पैरों पर चल सकते हैं? पेंगोलिन अपने सामने के पैर और पूंछ को जमीन से पूरी तरह ऊपर उठाकर इंसानों जैसे चल सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो 2 पैरों पर चल सकते हैं। हो सकता है कि डायनासोर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तो एक पूरी तरह से चलती फिरती छोटी छिपकली जैसा दिखता है। पेंगोलिन सरप्राइजेस से भरे हुए हैं, जिनमें एक ये भी है कि वो अच्छे तैराक हैं। भाई, कौन सोच सकता था ऐसा? इनमें से कौन सी फर्स्ट टाइम चीजों ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपका दिमाग अभी भी मजेदार चीजों को देखकर नहीं भरा है तो क्यों ना इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को देखा जाए। आप मुझे clips@beamazed.com पर दूसरी मजेदार चीजें भेजना जरूर याद रखिए जो कि आपको लगता है कि मुझे देखनी चाहिए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।